नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार आपका सक्सेस क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है हम लोग जो कि समाज शास्त्र को जो कि बुक से कवर कर रहे हैं, तो ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है। अभी तक हमने इसमें 2 क्लास देख रखे हैं। ठीक है, 2 क्लास में जो पहला क्लास था आपका वो तो भारतीय विद्या उपागम परिप्रेक्ष्य, जो कि जीएस घुर्ये जी की स्टडी के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा समझा, इनके इस आधार पर जो कि भारतीय समाज को समझने की कोशिश की। दूसरा क्लास जो था वो था संरचनात्मक प्रकारवाद पर, जिसमें एमएन श्रीनिवास की स्टडी हमने जो कि डिटेल से पढ़ा है। ठीक है, आज हम जो ये इस चैप्टर 1 का जो कि लास्ट टॉपिक करेंगे, जो कि भारतीय समाज का अध्ययन जो कि मार्क्सवादी मेथड पर या मार्क्सवादी विधि के आधार पर जो कि करने की कोशिश करता है, मार्क्सवादी पद्धति के आधार पर जो कि भारतीय समाज को देखने की कोशिश करता है। तो आप शुरू करने से पहले जो भी मित्र जो कि चैनल से नए जुड़े हुए हैं वो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पे उनको बेल आइकन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का बटन, आप उसको प्रेस करके सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए, ताकि ऐसे ही चैप्टर जब भी अपलोड हो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं अपने सक्सेस क्लासेस को। तो ये आज हम पढ़ेंगे मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य। तो कह रहा है यहाँ पे 18वीं सदी के उत्तरार्ध और 19वीं सदी के पूर्वार्ध तक मानव समाज संबंधी चिंतन पर मुख्य रूप से आदर्शवादी दर्शन का प्रभाव था। ठीक है, जो मानव समाज था उसमें जो भी विश्लेषण किया जाता था वो किसके प्रभाव पर किया जाता था? आदर्शवादी दर्शन के प्रभाव में था। ठीक है, अब देखो इसमें कह रहा है मानव समाज का विश्लेषण चेतना, आत्मा आदि के आधार पर जो कि मानव समाज का विश्लेषण किया जाता था। दूसरी तरफ जगत में होने वाले परिवर्तन के नियम के रूप में द्वंद्ववाद स्थापित हो चुका था। ठीक है, जो भी समाज परिवर्तन होते थे उसमें जो कि द्वंद्व स्थापित हो चुका था कि प्रत्येक प्रकार के परिवर्तन को तत्व या विचार में निहित द्वंद्व का परिणाम मानता था। देखो जो द्वंद्ववाद की स्थिति थी उसमें क्या था कि जो भी समाज में परिवर्तन हो रहा है इसका मतलब उसमें मुख्य आधार क्या है? उसका विचार, यानी कि लोगों के विचारों में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए समाज में परिवर्तन आ रहा है। ऐसा जो कि द्वंद्ववाद जो कि अपना स्टेटमेंट कहता है, द्वंद्ववाद का जो सिद्धांत है वो ये कहता था। ठीक है, पहले समय में फिर क्या हुआ, जो जर्मन दार्शनिक आपके हीगल थे उन्होंने जो कि आदर्शवाद की मान्यताओं तथा द्वंद्ववाद के नियम को मिलाकर द्वंद्वात्मक आदर्शवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसके द्वारा देखो द्वंद्वात्मक आदर्शवाद हमारा क्या कहता है? द्वंद्वात्मक जो आदर्शवाद है वो कहता है सामाजिक परिवर्तन को समझने का प्रयास किया इन्होंने इसके थ्रू। ठीक है, हीगल ने बताया कि जगत के मूल में क्या है? विचार है। यह विचार की विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त है। यह विचार स्थिर नहीं है, बल्कि द्वंद्व के नियमों के कारण इसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। इसलिए मानव समाज में भी परिवर्तन एवं विकास होता है। देखो जो हीगल का आदर्श द्वंद्वात्मक सिद्धांत है वो ये कहता है कि मानव के मूल में जो कि विचार है, और विचार में जो कि हमेशा जो कि विचार स्थिर नहीं है, सबके विचार अलग अलग है, तो विचारों में द्वंद्व होता रहता है। विचार में द्वंद्व होने के कारण ही समाज में जो कि परिवर्तन हो रहा है। ऐसा जो कि हीगल ने जो अपना द्वंद्वात्मक आदर्शवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया उसके आधार पर ये बात की जा रही है। समाज के परिवर्तन विकास की व्याख्या इस तरह से कुछ हीगल करते हैं। ठीक है, फिर अब देखो आगे, मानव समाज के बारे में उपरोक्त विश्लेषण की प्रमुख कमी यह थी कि मानव समाज को अपने विश्लेषण में भौतिक तत्वों की उपेक्षा कर रहा था। ठीक है, ये जो अभी विश्लेषण किया कि मानव समाज में इस तरह से जो कि सामाजिक विकास परिवर्तन हो रहा है, तो इसकी यही कमी थी कि यह जो कि अपने विश्लेषण में भौतिक तत्वों की उपेक्षा कर रहा था। इसी कमी को जो कि जर्मन विचारक मार्क्स ने दूर करने का प्रयास किया था। देखो कैसे कार्ल मार्क्स ने इसको दूर करने का प्रयास किया। मार्क्स ने जो कि मानव समाज के अपने विश्लेषण में हीगल का जो द्वंद्वात्मक था उसको तो स्वीकार किया है, परंतु आदर्शवाद को अस्वीकार कर दिया है। ठीक है, मार्क्स ने जो कि मानव समाज के विश्लेषण में अपने जो हीगल का द्वंद्वात्मक विचार था उसको तो स्वीकार कर लिया, बोले हाँ ये ठीक है ऐसे हो रहा है, लेकिन जो आदर्शवाद है उसको अस्वीकार कर दिया है। और इसकी जगह पर आदर्शवाद की जगह पर क्या रख दिया है? भौतिकवाद की मान्यता इन्होंने दी है मार्क्स ने, जिसको अपने सिद्धांत इन्होंने क्या बनाया? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। तो यहाँ पर आज हम ये भी समझेंगे कि जो मार्क्स द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है वो कैसा सिद्धांत है, वो क्या कहता है। तो इन्होंने जो अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत प्रस्तुत किया। अब देखो ये सिद्धांत क्या कहता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो सिद्धांत है इसमें मार्क्स ने कहा कि जगत के मूल में जो विचार, जिसे हीगल ने बोला था जगत के मूल में क्या है? विचार है, तो ये बोलते विचार नहीं है बल्कि जगत के मूल में क्या है? पदार्थ है। चूंकि यह पदार्थ स्थिर भी नहीं है बल्कि द्वंद्व के नियम के कारण निरंतर परिवर्तनशील है, इसलिए जगत में भी निरंतर परिवर्तनशील है। तो इनका कहने होता है जो जगत का मूल है उसके बीच में जो क्या है? पदार्थ है, और ये पदार्थ जो कि स्थिर नहीं, इसमें हमेशा परिवर्तन होता रहा है, इसलिए इसमें परिवर्तन होने से जो समाज है उसमें भी परिवर्तन दिखाई दे रहा है हमको। ठीक है, ये था मार्क्स का जो कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। देखो इसी को आगे वो बताते हैं जो ये पदार्थ है, पदार्थ को ये जो कि समाज के मूल में भौतिक तत्व या अर्थव्यवस्था मानते हैं। जो पदार्थ की बात करते हैं वो पदार्थ क्या है? वो भौतिक तत्व या जिसे आप अर्थव्यवस्था भी कर सकते हो, वही जो कि जगत के मूल में है। अर्थव्यवस्था या फिर उत्पादन प्रणाली दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, संसार के मूल में क्या है? जो समाज है हमारा, समाज के मूल में जो कि केंद्र में जो अर्थव्यवस्था या अथवा उत्पादन प्रणाली है,
और देखो आगे क्या कहते हैं, और ये कह रहे हैं और यह उत्पादन प्रणाली ही समाज का उस समाज का आधार होता है जिस पर समाज की अन्य संरचनाएं अवस्थित है। ठीक है, अर्थात किसी समाज की अधिसंरचना के रूप में धर्म, विचारधारा, मूल्य व्यवस्था, राज्य, कानून आदि के स्वरूपों का निर्धारण समाज की अर्थव्यवस्था के स्वरूप अथवा उत्पादन की प्रणाली द्वारा होता है। ये मार्क्स का जो है कि जो द्वंद्वात्मक वाला सिद्धांत है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, यही सिद्धांत जो कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये ऐसे सिंपल भाषा में समझो, जो समाज का मूल है इसमें जो कि इसको मूल में क्या बनाया इन्होंने, इकॉनमी को मूल में माना है। अब बाकी जो सामाजिक अंग है वो इसके इर्द गिर्द घूमे। अगर इकॉनमी में परिवर्तन होगा तो समाज के विभिन्न अंगों में भी परिवर्तन होगा। यही इनका जो कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत है मार्क्स का। ठीक है, अब देखो मार्क्स वही बात फिर वही कहते हैं, उत्पादन प्रणाली जो कि स्थिर या जड़ नहीं है। ये मार्क्स कहते हैं कि उत्पादन जो प्रणाली वो स्थिर नहीं है, इसमें निहित द्वंद्व व अंतर्विरोध जो कि इसमें परिवर्तन को संभव बनाता है। चूंकि उत्पादन प्रणाली मानव समाज का आधार होता है, इसलिए आधार में परिवर्तन के साथ साथ मानव समाज व अधिसंरचना में भी परिवर्तन एवं विकास का संभव हो जाता है। ठीक है, मार्क्स का यह परिप्रेक्ष्य जो कि ऐतिहासिक भौतिकवाद के नाम से जाना जाता है, मतलब मानव समाज में किस तरह से परिवर्तन हुआ उसकी बात के आधार पर बोले कि यह परिप्रेक्ष्य क्या कहलाता है, ऐतिहासिक भौतिकवाद। जिस तरह से उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन होगा उसी आधार पर जो कि मानव समाज के विभिन्न जो समाज के अंग उसमें परिवर्तन होगा, जिससे मानव समाज में परिवर्तन हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो जो हमने इतना सब कुछ बोला उसी को जो यहाँ पे जो कि पॉइंट वाइज इन्होंने बता दिया है कि मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य की क्या मान्यताएं हैं, कैसे मार्क्सवादी जो कि अपना काम करता है। तो वही सब बातें हैं फिर से यहाँ पर रिपीट होंगी, देख लो फटाफट से पॉइंट वाइज में और बेटर समझ में आता है और कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। देखो मार्क्स कहते हैं जो मानव समाज विभिन्न अंगों से जुड़ी एक समग्रता है। ठीक है, मानव समाज जो है कि विभिन्न अंगों से जुड़ा हुआ एक समग्र है। ठीक है, समाज के विभिन्न अंगों में अर्थव्यवस्था अथवा उत्पादन प्रणाली समाज का सर्वाधिक प्रमुख अंग या आधार होता है। ठीक है, जिस पर समाज के अन्य अंग व्यवस्थित होते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो समाज के इन अंगों के स्वरूपों का निर्धारण उस समाज के अर्थव्यवस्था के स्वरूपों द्वारा होता है। जैसा उस समाज का अर्थव्यवस्था का उसी आधार पर जो कि उस समाज के ये अंग अपना स्वरूप दिखाएंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट ये कहते हैं समाज की अर्थव्यवस्था अथवा उत्पादन प्रणाली स्थिर नहीं होती, बल्कि द्वंद्व के नियम के कारण इसमें निरंतर परिवर्तनशील होता है। ठीक है, फिर आगे ये बोलता है चूँकि यहाँ पे देखो, चूँकि समाज के अन्य सभी अंग इसी उत्पादन प्रणाली के द्वारा निर्धारित होते हैं, इसलिए उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन के साथ साथ समाज के अन्य पक्षों में भी परिवर्तन होता है। यह जो उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन होता है वो किस कारण होता है, इसमें निहित जो द्वंद्व या अंतर्विरोध है उसी कारण जो कि इसमें परिवर्तन होता है। ठीक है, अब देखो आगे बोलते हैं उत्पादन प्रणाली में विद्यमान उत्पादन के साधनों के स्वामी वर्ग और इन साधनों से वंचित वर्ग के बीच वर्ग संघर्ष के रूप में अभिव्यक्त होता है। जो ये उत्पादन प्रणाली में जो द्वंद्व है वो कैसे समाज में व्यक्त होता है, जो साधन से संपन्न एक वर्ग है आपका स्वामी वर्ग और जो साधन से वंचित वर्ग है उसके बीच में जो संघर्ष के रूप में जो कि यह जो कि उत्पादन प्रणाली में जो द्वंद्व है यह द्वंद्व जो कि इस रूप में समाज में जो कि परिलक्षित होता है। ठीक है, जो समाज में संघर्ष होता है वो जो कि इसके आधार पर जो कि समाज में संघर्ष को देखने को मिलता है। फिर आगे देखो मानव समाज के विश्लेषण का मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य जो कि उपरोक्त मान्यताओं के केंद्र में रखकर अर्थव्यवस्था के स्वरूप में होने वाले परिवर्तन के आधार पर मानव समाज में होने वाले बदलाव और इतिहास की व्याख्या प्रस्तुत करता है। ठीक है, साथ ही यह द्वंद्व एवं संघर्ष को मानव समाज के प्रमुख तत्व के रूप में स्वीकार करते हुए मानव समाज में क्रियाशील विचलन, तनाव, द्वंद्व, संघर्ष आदि को अपने अध्ययन में केंद्रित करता है और इनका विश्लेषण करता है। तो ओवरऑल कहने का मतलब है जो ये मार्क्स का ये जो सिद्धांत है इसमें जो कि द्वंद्व और संघर्ष जो कि तभी होता है जब समाज का जो इकॉनमी है उसमें परिवर्तन होगा, समाज के संरचना में परिवर्तन होगा, और ये जो परिवर्तन जो कि समाज में जो कि द्वंद्व संघर्ष के रूप में हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, यही कुल मिला जुला के इसका सार है। अब देखो भारतीय, अब ये हमने जो कि मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य के बारे में समझा कि मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य क्या है, वो समाज को किस तरह से देखता है। अब देखते हैं भारतीय समाज के संदर्भ में जो कि हमने इसका कैसे प्रयोग किया है, विभिन्न जो भारतीय समाजशास्त्री इन्होंने इसका कैसे प्रयोग किया है अपने स्टडी में। ठीक है, इसी की बात यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे भारतीय समाज के विश्लेषण में मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य का प्रयोग मुख्यतः 20वीं सदी के मध्यांत में दिखता है, जब राजनीतिक विचारक M.N. रॉय तथा भारत के प्रथम मार्क्सवादी समाजशास्त्री भूपेंद्रनाथ दत्त द्वारा इस परिप्रेक्ष्य का भारतीय समाज की तत्कालीन स्थिति का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया। देखो सबसे पहले जो कि M.N. रॉय और भूपेंद्रनाथ दत्त थे जिन्होंने जो कि भारतीय तत्कालीन समाज की जो कि विवेचना इसी आधार पे करने की कोशिश की थी। ठीक है, लेकिन इसका जो कि व्यवस्थित रूप अगर आप देखोगे व्यवस्थित एवं विस्तृत प्रयोग जो कि D.P. मुखर्जी, रामकृष्ण मुखर्जी और A.R. देसाई ने अपनी रचनाओं में किया है। ठीक है, ये तो इन्होंने जो ठीक है एक मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य था उसको समझा जाना और उसका जो कि भारतीय समाज में कर दिया, लेकिन एक व्यवस्थित रूप से एक प्रॉपर स्टडी के आधार पर जो इसको किया था वो कौन कौन थे, D.P. मुखर्जी, रामकृष्ण मुखर्जी और A.R.
देसाई। ठीक है, ये तीनों प्रमुख है इस मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य से संबंधित। ठीक है, तीनों की स्टडी अपने अपने आधार पर बहुत अच्छी है, हम पढ़ेंगे यहाँ पे समझेंगे। आपको भारतीय समाज यहाँ से समझने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। देखो कैसे भारतीय समाज के विश्लेषण में मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य का प्रयोग करते हुए डीपी मुखर्जी ने द्वंद्ववाद के आधार पर भारतीय समाज में होने वाले परिवर्तन को समझने का प्रयास किया है। ठीक है, और इन्होंने आंतरिक और बाह्य परंपरा के रूप में भारतीय परंपरा का इस्लामिक एवं पश्चिमी परंपरा के साथ द्वंद्व के साथ साथ भारतीय परंपरा के अंतर्गत उच्च एवं स्थानीय परंपरा के बीच क्रियाशील द्वंद्व के उदाहरण सहित विवेचना प्रस्तुत की है। देखो जो डीपी मुखर्जी है ना, इन्होंने जो मार्क्स का द्वंद्ववाद वाला जो अवधारणा है उसी को जो कि सेंटर में लिया है, जो मार्क्स का द्वंद्ववाद वाला अवधारणा है उसी को सेंटर में लेते हुए जो भारतीय समाज की स्टडी की है। और इन्होंने जो भारतीय समाज की द्वंद्व की स्थिति को परंपरा के रूप में देखा है। ठीक, परंपरा को आधार बना के देखा। जैसे मार्क्स जो कि अर्थव्यवस्था को आधार बना के देखते थे, अर्थव्यवस्था का समाज में द्वंद्व होता था, तो ये जो कि द्वंद्व की स्थिति को तो ले रहे हैं, पर वो उसका जो मेन पॉइंट जो है वो अर्थव्यवस्था या उत्पादन प्रणाली नहीं, वो क्या है, परंपराएं, भारतीय परंपराएं। ये कहते हैं जो भारतीय परंपरा है इस पे जो कि विभिन्न जो कि बहुत से जो कि विदेशी परंपराएं आए, जब जो कि दो परंपराओं का आपस में टकराव होता है तो संघर्ष समाज में होता है और समाज में परिवर्तन होता है। ठीक है, इस तरह की बात ये कहते हैं डीपी मुखर्जी जी। जैसे ये एग्जाम्पल देते हैं आगे, इस्लाम जो आया था समाज, ठीक है, इस्लामिक जो विचार था उसकी बात करते हैं, और जो ब्रिटिश काल की विचारधारा थी वो जब भारतीय विचारधारा से के संपर्क में आती है तो पहले तनाव और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। वही बात देखो आगे ये अभी बताएंगे आपको। आगे देखो, परंतु मुखर्जी जो डीपी मुखर्जी ने अपने इस विश्लेषण में हीगल और मार्क्स दोनों की द्वंद्ववादी धारणा से दूर द्वंद्वात्मक का प्रयोग परंपराओं के द्वंद्व के रूप में किया है। ठीक है, जैसे इन्होंने जो कि जैसे देखो जो हीगल थे वो विचारों का द्वंद्व की बात करते थे, मार्क्स जो कि अर्थव्यवस्था के द्वंद्व के आधार पर बात करते थे, लेकिन जो आपका ये मुखर्जी जी हैं ये परंपराओं के द्वंद्व के रूप में जो भारतीय समाज की एक्सप्लेनेशन करते हैं। ठीक है, और ये भी कहते हैं जो परंपराओं का द्वंद्व होगा ना, तो उसमें जो है कि वाद प्रतिवाद और संवाद भी होगा, जिसके आधार पर जो कि संवाद के रूप में द्वंद्व के समन्वय पर बल देते हैं। मतलब इनका कहने का मतलब कि देखो जब दो परंपराएं सामने आएंगी तो आपस में टकराएंगी, तो शुरू में क्या होगा, तनाव होगा, संघर्ष होगा, द्वंद्व होगा, लेकिन फिर बाद में क्या होगा, ये आपसी सहमति से धीरे धीरे ये इसकी संस्कृति को एक्सेप्ट करेंगे, ये इसकी संस्कृति मतलब इसकी कुछ बात को एक्सेप्ट करेंगे, इसकी कुछ बात को एक्सेप्ट करेंगे, और समाज में क्या होगा, समन्वय आ जाएगा। ये मतलब कि ऐसा कुछ क्रांति वगैरह नहीं होगा, संघर्ष बहुत ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा तनाव शुरू में जरूर होगा, लेकिन बाद में जो कि समाज में इसका समन्वय आ जाएगा और समाज में शांति का माहौल बना रहेगा। ऐसा कुछ इनका मानना है डीपी मुखर्जी जी का। ठीक है, काफ़ी अच्छा इन्होंने जो कि बताया है। जैसे देखो एग्जाम्पल यहाँ से शुरू करते हैं। भारत में इस्लाम के आगमन के साथ भारतीय परंपरा व इस्लामिक परंपरा के मध्य संघर्ष पैदा हुआ, फिर उनमें समन्वय हुआ। यही सब कुछ जो कि भारतीय परंपरा का पश्चिमी के साथ संपर्क के बाद हुआ, जहाँ सर्वप्रथम दोनों परंपराओं के मध्य विरोध और संघर्ष उत्पन्न हुआ। जैसे कुछ एग्जाम्पल भी देते कहाँ का विरोध और संघर्ष उत्पन्न हुआ। जैसे नगरों में जो कि व्यक्तिवाद की प्रवृत्ति के विकास के साथ समूहवाद जो परंपरा था उसके बीच, उन दोनों के बीच में जो कि विरोध आपको देखने को मिला। और देखो नगरों में पश्चिमी परंपरा से प्रभावित जो कि नवीन मध्यम वर्ग का जो उदय होता है, ठीक है, नवीन मध्यम वर्ग का उदय होता है और नवीन मध्यम वर्ग की परंपरा आती है, और तथा धर्म आधारित जो ग्रामीण परंपरा है, इन दोनों के बीच में जो कि आपको विरोध देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल के साथ अपनी बात की पुष्टि करते हैं कि जब दो परंपराएं आपस में टकराती है तो उसमें विरोध होता है। फिर आगे लेकिन ये कहते हैं तत्पश्चात दोनों के मध्य जो कि समन्वय की प्रक्रिया भी आरंभ हो गई है। ठीक है, मतलब ये ऐसा नहीं कि दोनों आपस में बहुत ज़्यादा काट पीट करेंगे, या तो ये रहेगा या तो ये रहेगा, ऐसा स्थिति नहीं, दोनों आपस में समन्वय कर लेंगे। कुछ इसकी भी विशेषताएं इस समाज में आ जाएंगी, कुछ इसकी विशेषताएं इस समाज में आ जाएंगी। जैसा आज आप भारतीय समाज की परंपरा को देखते हैं ना, कभी भी भारतीय स्वरूप के परंपरा के संदर्भ में क्वेश्चन आए तो आप डीपी मुखर्जी को जरूर कोट कीजिएगा। काफ़ी अच्छा इन्होंने एग्जाम्पल प्रस्तुत किया है। ठीक है, जैसे आधुनिकता और प्राचीनता का समन्वय, ऐसा कुछ आता है, उस पर कुछ आपको कमेंट करने का आता है तो आप इनको जरूर कोट करिएगा। ठीक है, आपको अच्छे खासे मार्क्स मिलेंगे। और इनका जो एग्जाम्पल इन्होंने पेश किया उसको भी लिखिएगा। देखो मुखर्जी ने इसी तर्ज पर भारतीय परंपरा एवं आधुनिकता के बीच चलने वाले द्वंद्व का प्रयोग किया और बताया कि इस द्वंद्व का समन्वय एक अवश्यंभावी की प्रक्रिया, जहां भारतीय परंपरा में निरंतरता के साथ परिवर्तन घटित होता है। मतलब भारतीय परंपराएं जो है अपनी निरंतरता को बनाए रखी है, और साथ साथ इसमें जो कि थोड़े बहुत आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलते रहते हैं समय समय पर। ठीक है, लेकिन इसकी परंपरा कभी खोई नहीं है और ना ही इसने पूरी तरह से नवीनता को एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, इस तरह की बात यहाँ पे जो कि डीपी मुखर्जी जी कहते हैं। काफ़ी अच्छा डीपी मुखर्जी का स्टडी था। अब आगे जो कि डीपी मुखर्जी के हिसाब से उन्होंने भारतीय समाज का अध्ययन किया मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में, जो उनका द्वंद्ववाद वाला
सिद्धांत था उस आधार पे। अब आगे देखते हैं रामकृष्ण मुखर्जी। जो रामकृष्ण मुखर्जी ये भी जो कि भारतीय समाज को देखने का प्रयास करते हैं। देखो रामकृष्ण मुखर्जी जिन्होंने द्वंद्ववाद मॉडल के आधार पर भारतीय समाज के अध्ययन का प्रयास किया। मुखर्जी की पुस्तक है द राइज एंड फॉल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी में इनकी एक पुस्तक है द राइज एंड फॉल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। इसमें ये बताते हैं भारतीय समाज में सामंतवाद का विघटन, अभिजात वर्ग की मनमानी और साथ ही नवीन वर्ग के विकास को इन्होंने जो कि मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य से समझने का प्रयास किया कि भारतीय समाज में कैसे सामंतवाद का विघटन हुआ। वही कृषक और जो कि जागीरदारों के बीच में मारपीट, लड़ाई, संघर्ष वगैरह, इस आधार पर जो कि देखोगे आप सामंतवाद का विघटन होगा, यही सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो उसको जो कि मार्क्सवाद के संदर्भ में समझने का कोशिश किया है। नवीन वर्ग का विकास जो भी था, ये सब चीज़ें। फिर मुखर्जी की एक अन्य पुस्तक आती है द डायनेमिक्स ऑफ रूरल सोसाइटी। ठीक है, इसमें ये क्या स्टडी करते हैं, इसमें ये बताते हैं भारत के गांवों में होने वाले सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों को वर्ग की संरचना में देखने का प्रयास करते हैं और इनके मध्य विद्यमान वर्ग तनाव और वर्ग शोषण को उजागर करते हैं। मतलब भारतीय समाज जो वर्ग तनाव और वर्ग शोषण है उसको जो कि उजागर करने के लिए जो कि ये अपनी स्टडी रखते हैं द डायनेमिक ऑफ द रूरल सोसाइटी, जिसमें जो कि सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के आधार पर जो वर्ग संघर्ष हो रहा है, वर्ग तनाव हो रहा है, उसको जो कि एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, आगे देखें। अब देखो A.R. देसाई की स्टडी भी इसी आधार पर आता है और A.R. देसाई काफ़ी प्रमुख है, इनको आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा हम समझते हैं। ठीक है, भारतीय समाज के अध्ययन हेतु मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य का प्रयोग A.R. देसाई सर्व प्रमुख रहे, जिन्होंने द्वंद्वात्मक ऐतिहासिक मॉडल का अपने अध्ययन में प्रयोग करते हुए भारत में परिवर्तन की आर्थिक एवं सामाजिक नीतियों तथा राज्य की संरचना में निहित विरोधाभास तथा विसंगतियों को उजागर किया। इन्होंने बोला जो भारतीय समाज में परिवर्तन हुआ है, ऐतिहासिक परिवर्तन, मतलब जो भारत में जो जैसे राष्ट्रवाद आंदोलन आया, ये सब चीज़ें उस समय जो परिवर्तन हो रहा था उस सब की बात कर, उस सब के अध्ययन जो कि ये आर्थिक और सामाजिक नीतियों के आधार पर जो कि करते हैं और ये बताते हैं जो भारतीय राज्य की संरचना में निहित जो विरोधाभास था और विसंगतियाँ था उसको जो कि ये उजागर करते हैं इस आधार पर। ठीक है, आगे देखो। इस संदर्भ में देसाई ने सरकार के विरोधाभासी नीतियों के परिणामस्वरूप उत्पन्न वर्गों के बीच के ध्रुवीकरण और वर्गों के बीच विरोधाभास और द्वंद्व को दर्शाने के साथ साथ ब्रिटिशकालीन अर्थव्यवस्था में होने वाले परिवर्तन को आधार बनाते हुए ग्रामीण सामाजिक संरचना में होने वाले परिवर्तन एवं राष्ट्रवाद को भी दर्शाने का प्रयास किया। इनका कहना था जो ब्रिटिशकालीन आर्थिक व्यवस्था थी या आर्थिक नीतियाँ थी उसके कारण जो कि आप देखोगे तो भारतीय समाज में परिवर्तन का ये जो ब्रिटिश आर्थिक व्यवस्था था वही जो कि ग्रामीण सामाजिक संरचना में परिवर्तन का आधार बना, जिससे जो कि राष्ट्रवाद का उदय भी हुआ था। ठीक है, जैसे कार्ल मार्क्स भी अर्थव्यवस्था को जो कि आधार मानते थे, देसाई भी आर्थिक जो ब्रिटिश आर्थिक नीति थी, आर्थिक व्यवस्था थी, उसी को आधार मानकर जो कि ग्रामीण सामाजिक संरचना में परिवर्तन की बात को स्वीकार करते हैं और राष्ट्रवाद के उदय की बात को दर्शाते हैं। ठीक है, अब आगे देखो एक अच्छा स्टडी है जॉन मिंचर का। ठीक है, जॉन मिंचर कहते हैं भारतीय समाज के विश्लेषण में इसी परिप्रेक्ष्य का प्रयोग करता जॉन मिंचर और बैटलहैम। तो अब जॉन मिंचर याद रखिए का नाम भी उल्लेखनीय, जिन्होंने जाति व्यवस्था की व्याख्या वर्ग के माध्यम से प्रस्तुत की है। ठीक है, प्रस्तुत करते हुए ये जो कि जाति व्यवस्था को देखो क्या बताते हैं जॉन मिंचर, वर्ग के माध्यम से प्रस्तुत करते हुए कहा कि जाति वस्तुतः शोषण की व्यवस्था है। ठीक है, जॉन मिंचर ने सीधा ये स्टेटमेंट दे दिया जो जाति है वो वास्तव में एक शोषण की व्यवस्था है, वर्ग सिस्टम है उसके आधार पे। ठीक है, और ये मार्क्स के ही सिद्धांत के आधार पर ये करते हैं। तो हो सकता है कल को आपको एक स्टेटमेंट ऐसा मिल जाए और इसको आपको आ जाए 10 नंबर का कि एक्सप्लेन करिए, समझाइए ये सब कुछ, तो यहाँ पे आप जॉन मिंचर का नाम कोट करके ये मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये आगे देखो बता रहा है, इसलिए स्त्रीकरण का यह स्वरूप केवल सामाजिक आर्थिक अंतर को बताता है, इसलिए इसे इसी रूप में देखना चाहिए, ये जो कि सामाजिक आर्थिक अंतर को जो कि समाज के बताता है। ठीक है, आगे देखो 70 के दशक आते आते मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य की एक प्रमुख श्रेणी में हमें सामाजिक आंदोलन के अध्ययन भी दृष्टिगत होते हैं। अब देखो जब आज़ादी हो गया तो अब क्या हो रहा है कि हमको जो मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य उसमें जो सामाजिक आंदोलन हो रहे थे ना उस टाइम बहुत ज़्यादा, तो उसमें भी जो हमको मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य देखने को मिलता है। इसमें देखो मुख्य रूप से जो स्टडी कर रहे थे मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में सामाजिक आंदोलन को वो के रंगा राव, पार्थ एन मुखर्जी, राजेंद्र सिंह, डी एन धनागरे, ये जो कि कुछ विशेष नाम है। अब डी एन धनागरे और राजेंद्र सिंह का नाम याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या बताया, ये जो आपका सामाजिक आंदोलन था उसमें इन्होंने बताया कि भारत में कमजोर वर्ग, श्रमिक वर्ग एवं कृषकों द्वारा किए गए विरोध आंदोलन और विद्रोहों पर केंद्रित किया गया है और भारतीय आर्थिक व्यवस्था में होने वाले बदलाव के संदर्भ में इनको विश्लेषित किया है। इन लोगों ने जो सामाजिक आंदोलन थे, जो भारतीय अर्थव्यवस्था में बदलाव हो रहे थे और इनके केंद्र में कौन थे, वही आपके समाज के श्रमिक वर्ग थे, कृषक वर्ग थे, इन्हीं लोगों के द्वारा जो कि विद्रोह को चलाया जाता था। एक और देखो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टडी है
रणजीत गुहा के सब अल्टर्न स्टडीज, ये नाम याद रखिएगा, जो रणजीत गुहा की सब अल्टर्न स्टडीज है, इसमें देखो क्या क्या सब अल्टर्न परिपेक्ष की चर्चा भी आवश्यक है। क्यों? क्योंकि इसमें जो कि विद्वानों द्वारा समाज के हाशिए पर के लोगों या दलितों की स्थिति का जो कि व्याख्या किया गया किसके आधार पर? सामाजिक आर्थिक आयाम के आधार पर। तो देखो इन्होंने जो समाज के हाशिए में जो दलित वर्ग खड़ा है और उसका जो कि सामाजिक आर्थिक आयाम पर जो कि इसकी चर्चा की है सब अल्टर्न स्टडीज में, ये क्या बताते हैं? इसका जो कि आलोचनात्मक चित्रण जो कि प्रस्तुत करते हैं। आगे हम इसको भी देखेंगे। और अब यहाँ देखो AR देसाई एवं देवदास पिल्लई, विक्टर डिसूजा आदि का अध्ययन जो कि मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य की एक अन्य श्रेणी है, जिसमें इन विद्वानों द्वारा भारत में नगरीकरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न स्लम को अपने अध्ययन की विषय वस्तु बनाया। नगरीकरण देखो कैसे आता है? इकॉनमी के बेस पे आता है, ठीक है। इकॉनमी अगर अच्छी होगा तो नगर की आप जो कि गांव से नगर की ओर जाएंगे, नगर व्यवस्था होगा। अब यहाँ पे देखो एक स्लम भी आता है नगर में, जैसे मुंबई में देख लो बहुत बड़ा एक स्लम है आपका, ठीक है। हर सिटी में आपको छोटे छोटे जो कि झुग्गी झोपड़ियाँ देखने को मिलते हैं किनारे पे, तो वो क्या स्लम है। तो नगरीकरण के परिणाम स्वरूप जो है कि आप देखो जब नगरीकरण बढ़ेगा तो स्लम भी बढ़ेगा, क्योंकि अब ऐसा तो नहीं कि जो नगर में रहने वाले हर लोगों के पास अपना घर हो, अपना ज़मीन हो, उनको सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध हो, वो तो कहीं ना कहीं रहेंगे ही, तो वो स्लम में ही रहते हैं, ठीक। छोटे छोटे झुग्गी झोपड़ियाँ बना के एक एक कमरे में देखो छोटे छोटे कमरे, उसमें 10-12 लोग सो रह रहे हैं, ठीक है। तो इस जो स्लम की स्टडी थी, इस पे स्टडी इन्होंने जो कि यही मार्क्स का परिपेक्ष नगरीकरण के आधार पर करते हैं, ठीक है। भारतीय समाज के विश्लेषण में कुछ ऐसे नाम रहे हैं जिन्होंने संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक एवं मार्क्सवादी दोनों परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया। ये देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो कुछ ऐसे भी नाम है जो मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य का और संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य दोनों का जो कि प्रयोग किया है, जिसमें जो कि कैथलीन गफ का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इनको याद रखिएगा। इन्होंने जो कि तंजौर ग्राम के अध्ययन में वर्ग अस्थिरीकरण की व्यवस्था की स्टडी की थी। हमने लास्ट क्लास में भी कैथलीन गफ को पढ़ा था, जब हम संरचनात्मक प्रकारवादी चीज़ें पढ़ रहे थे, ठीक है। अब आगे देखते हैं। और जो कैथलीन गफ जी का स्टडी था वही वर्ग व्यवस्था की बात करते हैं। ये बताए थे भूस्वामियों द्वारा भूमिहीन वर्गों एवं कृषि मजदूरों का शोषण और इस शोषण को लेकर उनमें होने वाले वर्ग संघर्ष को जो कि उजागर किया है। इसके अलावा देखो विपिन चंद्रा है, दीपांकर गुप्ता, अभिजीत पाठक है, ये भी जो कि कुछ नाम उल्लेखनीय है जो कि मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य से भारतीय समाज को देखते हैं, ठीक है। अब इसकी मूल्यांकन करते हैं। इसका देखो मूल्यांकन वही होगा जो आप मार्क्स का मूल्यांकन करते हैं, आलोचनात्मक मूल्यांकन करते हैं, ठीक है। अब इसकी आलोचना वही होगी जो मार्क्स के सिद्धांत की आलोचना करते हैं ना। जैसे देखो पहला स्टेटमेंट क्या कर, पहला आलोचना इसमें क्या करा, ये जो कि सिद्धांत ये आर्थिक निर्धारणवादी होने का इस पर आरोप लगता है। मतलब ये सब कुछ जो कि अर्थव्यवस्था के आधार पर देखता है, बाकी सब जो कि पहलुओं को ये छोड़ देता है दूर कहीं, ठीक है। अब इसी का देखो एग्जाम्पल यहाँ पे 1-2-3 बताते हैं कैसे आर्थिक निर्धारणवादी है ये, ठीक है। जैसे देखो ये भारतीय राष्ट्रवाद, ठीक है। देसाई द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद के उद्भव को ब्रिटिशकालीन अर्थव्यवस्था में निहित विरोधाभास पर आधारित और भारतीय राष्ट्रवाद के अन्य पक्षों की उपेक्षा करना इस तथ्य को परिलक्षित करता है। ये जो कि भारतीय जो राष्ट्रवाद है उसको जो कि ब्रिटिशकालीन अर्थव्यवस्था में निहित विरोधाभास के कारण इन्होंने बताया, जबकि अन्य भी और कारण भी थे उसको इन्होंने उपेक्षा कर दी, ठीक है। इसी तरह देखो सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पे बताते हैं। रामकृष्ण मुखर्जी की जो स्टडी है भारत के गांव में होने वाले सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों की वर्ग की संरचना में देखने का प्रयास भी कुछ इसी तरह का उदाहरण है। आर्थिक संरचना परिवर्तन के आधार पर जो कि रामकृष्ण मुखर्जी जो कि वर्ग की संरचना में परिवर्तन को देखते हैं, ठीक है। फिर देखो एक तीसरा एग्जाम्पल भी बताते हैं। अपने अध्ययन रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया में भी देसाई द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बदलाव के आधार पर ग्रामीण सामाजिक संरचना में होने वाले बदलाव की व्याख्या भी इसी कमी को दिखाता है, ठीक है। ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बदलाव किससे देख रहे हैं? ग्रामीण समाज में बदलाव, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बदलाव के साथ जो कि ग्रामीण सामाजिक संरचना में बदलाव की बात करते हैं देसाई, जो इसी कमी को दर्शाता है कि केवल इकॉनमी आधारित जो कि ये बातें करते हैं, ठीक है। पहला तो इनका ये आलोचना है। दूसरा ये देखो यह परिप्रेक्ष्य जो कि केवल विचलन, संघर्ष एवं तनाव को केंद्रित करता है तथा मूल एकात्मकता, सामंजस्य और सहयोग जो प्रकारवादी है, मतलब जो सिद्धांत है उसकी उपेक्षा करता है, जो कि सही नहीं है, ठीक है। भारतीय समाज के संदर्भ में देखोगे तो आप ये पूरी तरह से सही नहीं है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे आप देखो, हाँ, डीपी मुखर्जी की जो स्टडी हुई थी अब उसकी बात करते हैं। सामाजिक परिवर्तन के आधार पर देखो इनकी भी आलोचना की गई है, जो कि केवल हमेशा सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं, तो उस आधार पर भी 2-3 इनकी आलोचना है। क्या क्या है देखो, जैसे डीपी मुखर्जी द्वारा केवल परंपरा एवं आधुनिकता के मध्य द्वंद्व के आधार पर सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या की गई है, ठीक है। इन्होंने बोला जो डीपी मुखर्जी बोलते हैं, जो हमने अभी देखा कि जो परिवर्तन हो रहा है सामाजिक परंपरा हो रहा है वो केवल परंपरा और आधुनिकता के मध्य द्वंद्व के आधार पर ही हो रहा है, ठीक है। तो इस आधार पर जो सामाजिक परिवर्तन हो रहा है, जबकि सामाजिक परिवर्तन में सहयोग एवं सामंजस्यपरक पक्षों की उपेक्षा की गई है, ठीक है। आगे देखो
जॉन मिंचर की भी जो जाति व्यवस्था की विश्लेषण था उसमें भी इसी तरह का कुछ कमी दिखता है। मिंचर ने जाति व्यवस्था को मात्र शोषण की व्यवस्था के रूप में दर्शाया है। ग्रामीण समाज में जजमानी व्यवस्था के रूप में विद्यमान जाति व्यवस्था के प्रकारात्मक पक्षों की उपेक्षा की। कल हमने जजमानी व्यवस्था को पढ़ा था, अच्छे से समझा था कि जजमानी व्यवस्था कैसे जो कि सहयोग करता है जाति व्यवस्था में। जाति व्यवस्था के सकारात्मक पक्ष के रूप में है जजमानी व्यवस्था, जो कि समाज में सामंजस्य बनाने के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो जो जजमानी व्यवस्था है वो जाति व्यवस्था का एक प्रकारात्मक पक्ष है, यानी सहयोग का पक्ष है। इसका ये जो कि जॉन मिंचर जो है जाति व्यवस्था में इसकी उपेक्षा करते हैं, ठीक है, और जाति व्यवस्था को केवल एक शोषणकारी व्यवस्था के रूप में दर्शाते हैं। तीसरा एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे ये रामकृष्ण मुखर्जी की स्टडी के बारे में कहते हैं कि इन्होंने भी अपने अध्ययन में वर्ग संरचना और वर्ग संघर्ष के रूप में ही प्रस्तुत किया है, ठीक है। वर्ग संरचना और वर्ग संघर्ष को ही तवज्जो दी है रामकृष्ण मुखर्जी में। इसी परिप्रेक्ष्य के आलोचना में श्रीनिवास कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन और जो विकास है, सामाजिक विकास है कि अपने विश्लेषण को समाज के अर्थव्यवस्था में होने वाले परिवर्तन एवं विकास पर आधारित करता है, ठीक है। ये बोलते हैं जो फलतः परिवर्तन एवं विकास के विश्लेषण में अर्थव्यवस्था के अलावा अन्य घटकों की भी भूमिका और मूल्य एकात्मकता सहयोग जनित परिवर्तन का विश्लेषण का उपेक्षा किया था। वही बात ये जो कि कह रहे हैं ऊपर जो हमने भी किया कि सहयोग का और जो सामाजिक एकात्मकता है उसका जो कि उपेक्षा करते हैं, ठीक है। आगे देखो, देसाई के अनुसार ब्रिटिश शासन के पूर्व भारतीय गांव कृषि प्रधान एवं आत्मनिर्भर था। ये लाइन आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। देसाई के अनुसार ब्रिटिश शासन से जो पूर्व भारतीय गांव था वो कृषि प्रधान एवं आत्मनिर्भर थे, परंतु ब्रिटिश शासन के साथ इन ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश पूंजीवाद का संघात हुआ और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत अर्थव्यवस्था जो कि छिन्न भिन्न हो गई तथा दरिद्र तथा सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़े हुए ग्राम का वर्तमान स्वरूप आज उद्भव हुआ है, जिसमें एक निश्चित संरचनात्मक स्वरूप तथा स्थिरता का अभाव था। आज जो सामाजिक संरचना है ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के कारण, उसमें जो कि आप देखोगे स्थिरता का अभाव है, एक निश्चित संरचना का अभाव दिखता है आपको, ठीक है। और सांस्कृतिक रूप से थोड़ा सा गांव जो कि आपका पिछड़ा हुआ रूप में भी जो गांव वो आपका पिछड़ा हुआ गांव के रूप में दिखता है, ठीक है। ये कुछ इस तरह की जो कि इनकी आलोचना जो ये बताते हैं देसाई जी जो बताते हैं कि इस तरह से जो भारतीय जो कि गाँव पहले हुआ करता था। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है उपरोक्त आलोचना निश्चित तौर पर जो कि भारतीय समाज के विश्लेषण में इस परिप्रेक्ष्य की अपूर्णता को उजागर करते हैं। बावजूद इसके यह तथ्य भारतीय समाज के विश्लेषण में, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, यह परिप्रेक्ष्य महत्वपूर्ण रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब भारतीय समाज का अध्ययन में क्षेत्र कार्य के अध्ययन का महत्व बढ़ रहा था। भारतीय समाज के विश्लेषण में इतिहास के महत्व को अस्वीकार किया जा रहा था, ठीक है। तो दूसरी तरफ जो कि संरचनात्मक प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य भारतीय समाज का प्रकारात्मक चित्र प्रस्तुत कर रहा था और भारतीय समाज में विद्यमान विचलन और द्वंद्व, संघर्ष एवं नकारात्मक पहलुओं के अध्ययन में यथोचित महत्व नहीं दिया जा रहा था। मतलब जो आपका प्रकारात्मक जो स्टडी था, अभी जो MS श्रीनिवास वाला हमने पिछले क्लास में बात किया था, तो वो जो है कि देखो भारत में जो भारतीय समाज का प्रकारात्मक चित्र तो प्रस्तुत करा, लेकिन वो भारतीय समाज में जो विचलन आ रहा था, द्वंद्व आ रहा था, संघर्ष आ रहा था, जो भारतीय समाज के नकारात्मक पहलू थे उनके अध्ययन को इस चीज़ के महत्व नहीं दे रहा था, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे इसी आधार पर जो कि मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य जो कि भारतीय समाज के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस परिप्रेक्ष्य द्वारा जो कि भारतीय समाज के विश्लेषण में उपरोक्त कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया है। इसके द्वारा न केवल इतिहास को महत्व दिया गया बल्कि भारतीय समाज में निहित संघर्ष, तनाव एवं द्वंद्व के विभिन्न आयामों को भी खगोलने का प्रयास किया गया। अगर यहाँ पे पूछता है कि भारतीय ये मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य क्यों मतलब कैसे महत्व रखता है भारतीय समाज के अध्ययन में, तो ये जो अभी प्रकारवादी जो थे उनके जो कमियाँ रह गई है उनको दूर करने में। कौन सी कमियाँ? जो जैसे कि भारतीय इतिहास को महत्व नहीं दिया गया था उसमें, ठीक है, और जो भारतीय समाज में संघर्ष, तनाव, द्वंद्व की स्थिति होती है उसका बात जो कि नहीं कर पा रहा था। तो ये जो मेथड है वो इन सभी कमियों को दूर करता है, ठीक है। इस आधार पर आप देखो कि ये मेथड जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे वही सब फिर बात यहाँ पे आती है। फिर देखो यहाँ पे इस परिप्रेक्ष्य में जो योगेंद्र सिंह आप बताते हैं कि यह परिप्रेक्ष्य दो रूपों में लाभकारी है, ठीक है। इसका पॉजिटिव साइड बताते हैं जो मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य है, योगेंद्र सिंह दो आधार पर बताते हैं कि कैसे ये लाभकारी है। देखो पहला देखते हैं, कृषक समाज में जो संरचनात्मक तनाव एवं विषमता है उसके बारे में हमारी समाजशास्त्रीय समझ अधिक गहरी हो जाती है, ठीक है। जो कृषक आज भी देखो कृषक आंदोलन बहुत सारे हो रहे हैं, ठीक है। अब बहुत सारे जो कि किसानों में आत्महत्याएं, घटनाएं हो रही है, ये सब चीज़ें हैं। तो आप देखोगे इसको जो समझने की हम लोग का जो अध्ययन है वो काफ़ी गहरा हो गया है इसके माध्यम से। अब कृषक समाज को जो कि बृहद समाज के साथ यह अध्ययन जो कि जोड़ देता है, ठीक है। अब कृषक समाज को आप केवल कृषक समाज नहीं देखते, इसको आप पूरे ओवरऑल एक बड़े समाज के आधार पर जो कि कृषक समाज को हमको देखने पर आसानी होती है।
दूसरा इसका जो पॉजिटिव साइड इन्होंने बताया, यह बाद के समाजशास्त्रियों के लिए भारतीय समाज के विश्लेषण हेतु नवीन श्रेणियों का निर्माण के अभिप्रेरक रहे। मतलब भविष्य में जो और इस आधार पर जो और कई सारी स्टडी हो सकती है उसके लिए जो कि अभिप्रेरक के रूप में ये काम करता है। ठीक है, युगेंद्र सिंह जो है कि इसके 2 लाभ बताते हैं यहाँ पे। इसके कुछ एग्जाम्पल देखो, जैसे जहाँ सामाजिक आंदोलन परिप्रेक्ष्य ने अपने अध्ययन को भारतीय समाज में होने वाले आंदोलनों पर केंद्रित किया। ठीक है, जैसे अभी तक जो आर्थिक व्यवस्था को केंद्रित करते थे, लेकिन अब देखो जो सामाजिक आंदोलन है, ठीक है, वो उसमें जो कि आंदोलन केंद्रित पे है। और वहीं दूसरी तरफ देखोगे आप सबाल्टर्न जो स्टडी है उसमें जो कि सामाजिक आर्थिक दशाओं को उजागर किया गया है। जो दबे समाज के दबे और अवस्थित लोग हैं उनके लिए जो कि सामाजिक आर्थिक दशाओं को जो कि उजागर किया गया है कि इसके पीछे का जो निहित कारण है वो सामाजिक आर्थिक दशाएं है। और जो सामाजिक आंदोलन हो रहे हैं, मतलब जो तनाव हो रहा है उसमें जो कि आंदोलन जो कि केंद्र में रख के जो कि स्टडी किया जा रहा है। और इसका केंद्र कौन है? वही मार्क्स का जो सिद्धांत है, द्वंद्व का सिद्धांत, उसी को जो कि ध्यान में रख के सामाजिक आंदोलनों का भी अध्ययन कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब अभी वही निष्कर्ष यहाँ पे करते हैं। इस परिप्रेक्ष्य का सर्वाधिक लाभ तभी प्राप्त किया जा सकता है जब इसके साथ अन्य परिप्रेक्ष्यों का भी प्रयोग किया जाए। ये आप कंक्लूजन कर सकते हैं। इसलिए बाद के समाजशास्त्रियों में भारतीय समाज के विश्लेषण हेतु एकीकृत परिप्रेक्ष्य, मतलब एकीकृत परिप्रेक्ष्य मतलब 1, 2 या 2 से अधिक सिद्धांतों को जोड़कर आप जो कि कोई एक स्टडी करते हैं सामाजिक घटनाओं का। ठीक है, एकीकृत परिप्रेक्ष्य के प्रयोग को महत्व बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें देखो एक इंपॉर्टेंट नाम वही कैथलीन गफ, जैसे इन्होंने मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य और प्लस प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य को मिक्स करके जो कि अपना स्टडी किया था। तो इस तरह से अगर आप स्टडी करोगे तो काफ़ी अच्छा आपको स्टडी का रिजल्ट मिलेगा। इन्होंने देखो कैथलीन गफ ने जो कि तंजौर के अध्ययन में संरचनात्मक प्रकार्यात्मक के साथ साथ मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया था। इसी तरह देखो युगेंद्र सिंह भी जो कि एकीकृत मॉडल में जो कि मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य को स्थान दिया तथा इस तथ्य की भी पुष्टि की है। तो इस आधार पर हमने जो कि देखा कि विभिन्न जो समाजशास्त्री है और उन्होंने जो कि भारतीय समाज को मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में किस तरह से अध्ययन किया और इसकी क्या विशेषता है, इस अध्ययन का जो कि भारतीय समाज के अध्ययन में क्या विशेषताएं रही हैं। अब आगे हम जो देखेंगे AR देसाई का जो मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य है वो क्या है। चलो अब AR देसाई जी को देखते हैं, जो इनका मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य था भारतीय समाज को समझने के लिए वो क्या था। थोड़ा सा पहले इनके बारे में इंट्रो समझेंगे, उसके बाद जो कि इनकी स्टडी के पर आगे हम लोग बढ़ेंगे। 2 मिनट का है तो फटाफट से देख लेते हैं। AR देसाई का जन्म देखो 1915 में हुआ था। इन्होंने जो कि लॉ की स्टडी जो कि मुंबई विश्वविद्यालय से की थी, लॉ की स्टडी की थी तथा उसको पूरा करने के बाद जो है कि मुंबई विश्वविद्यालय से ये जो है कि समाजशास्त्र विभाग में जो कि GS घुरिये के निर्देशन में PhD की उपाधि प्राप्त की। तो एक तरह से देख लो ये भी GS घुरिये के निर्देशन में ही काम किया था इन्होंने, और MN श्रीनिवासन ने भी जो कि इन्हीं के निर्देशन में काम किया था। PhD करने के बाद ये बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के प्राध्यापक और बाद में विभागाध्यक्ष बन गए। ठीक है, फिर देखो अध्यापन के अलावा इन्होंने 1939 तक भारतीय साम्यवादी दल के सदस्य थे। भारतीय साम्यवादी दल के सदस्य क्यों बने? क्योंकि ये मार्क्सवादी थे, ये मार्क्स से काफ़ी इन्फ्लुएंस थे। और मार्क्स जो कि क्या कहता है, साम्यवादी राष्ट्र का स्थापना होगा, साम्यवादी विचारधारा ही है मार्क्स। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि 1939 तक भारतीय साम्यवादी दल के सदस्य थे तथा 1953 से 1951 तक जो कि ट्रॉट्स्कीवादी समाजवादी दल से भी जुड़े थे। ठीक है, खास कुछ है नहीं, बस इंट्रो है, थोड़ा सा समझते रहिए। चलो समझते हैं भारतीय समाज के अध्ययन में जो कि AR देसाई का परिप्रेक्ष्य क्या था। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। 1952 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के गठन के साथ मार्क्सवादी विचारधारा एवं परिप्रेक्ष्य का प्रयोग व्यापक हो गया था। ठीक है, भारतीय समाज में। और देखो यहाँ पे MN रॉय और देवेंद्रनाथ दत्त जो कि ऐसे विद्वान जो थे भारतीय समाज के बारे में जो विचारणा प्रारंभ हो चुके थे। मतलब ये जो कि सोशलिस्ट के आधार पर जो कि भारतीय समाज के बारे में सोचना इन्होंने प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, फिर अब यहाँ से जो कि जो AR देसाई है हमारे, ठीक है, इनके द्वारा जो कि मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य का प्रयोग कैसे किया गया भारतीय समाज को समझने के लिए वो यहाँ से हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं आगे ये क्या बोलते हैं हमारे। एक सेकंड, कहाँ चला गया? हाँ, यहाँ पे है। ठीक है, तो देखो इनकी जो पहली कृति थी मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में वो क्या था, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया नेशनलिज्म। ठीक है, इसमें जो कि इनकी कृति में दिखता है इनका मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य। देखो ये क्या बोलते हैं, इन्होंने जो कि भारतीय समाज के अध्ययन में ऐतिहासिक भौतिकवाद और द्वंद्वात्मक की पद्धति का प्रयोग किया और दर्शाया कि औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था ने किस प्रकार अंतर्विरोधों से युक्त भारत की सामाजिक व्यवस्था को जन्म दिया, जिसकी पृष्ठभूमि में जो कि भारतीय राष्ट्रवाद का विकास हुआ। ठीक है, ये बताते हैं जो भारतीय समाज है वो मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में जो इसकी स्टडी करते हैं और बताते हैं कि कैसे जो औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था था उसने जो कि
अंतर विरोधों को जन्म दिया, भारतीय सामाजिक अंतर विरोधी जो कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था को जन्म दिया, और इससे क्या हुआ कि जो भारतीय राष्ट्रवाद है उसकी पृष्ठभूमि तैयार हो गई थी। ठीक है, आगे देखो ये क्या कहते हैं, एक सेकेंड थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, आपको बेटर दिखेगा। ठीक है, देखो देसाई का मानना है कि औपनिवेशिक शासन से पूर्व भारतीय समाज की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी। ठीक है, कृषि भूमि पर गांव वालों का सामूहिक स्वामित्व था, कृषकों की स्थिति अच्छी थी, परंतु अंग्रेजों के आगमन एवं भारतीय समाज के बारे में उनकी नीतियों ने एक नए बिचौलियों के वर्ग का उत्पन्न किया, जिसके द्वारा कृषक समाज में भूमिहीन मजदूरों का शोषण प्रारंभ हो गया। ठीक है, दूसरी तरफ अंग्रेजों द्वारा प्रारंभ किए गए औद्योगिकरण ने ग्रामीण एवं लघु एवं कुटीर जो उद्योग थे उसको नष्ट कर दिया था। ठीक है, इन उद्योगों में जो संलग्न व्यक्ति थे वो नगरीय कारखाने में चले गए, जो मतलब जो ग्रामीण लघु कुटीर उद्योग में थे अब वो जो कि नगरीय कारखाने में चले गए। अब उनके कारखाने में चले जाने से क्या वो श्रमिक के रूप में वहाँ काम करने लगे, और इस परिणाम उसका क्या हुआ, वो शोषण पर आधारित जो कि एक नए प्रकार के संबंध का विकास हो गया, मतलब मालिक और श्रमिक के बीच में शोषण होने लगा, ऐसा जो कि देसाई जी का मानना है, उनका कहना है, जिसमें एक तरफ शोषक के रूप में कारखानों के मालिक थे तो दूसरी तरफ उनके कारखानों में काम करने वाले श्रमिक थे। ठीक है, देसाई कहते हैं कि ब्रिटिश कालीन जो शिक्षा नीति ने आधुनिक शिक्षा प्राप्त एक मध्यम वर्ग के उद्भव को भी संभव बनाया। ठीक है, जो ब्रिटिश शिक्षा थी उसने जो कि आधुनिक शिक्षा प्राप्त एक मध्यम वर्ग का उद्भव भी किया था। इस मध्यम वर्ग ने भारत की तत्कालीन अर्थव्यवस्था में श्रमिकों एवं कृषक अर्थव्यवस्था में भूमिहीन कृषि मजदूरों को उनके शोषण के विरुद्ध संगठित किया और स्वतंत्रता आंदोलन में उनको नेतृत्व प्रदान किया, जिससे औपनिवेशिक भारत में भारतीयता के आधार पर भारतीय राष्ट्रवाद का विकास हुआ। जैसे देखो मार्क्स कहते हैं ना कि जब लेबर वर्ग एक है और एक जैसे श्रमिक है, एक पूंजीपति वर्ग है। श्रमिक वर्ग में जो कि चेतना जो कि कौन लाता है, एक समाज का जो छोटे छोटे व्यापारी हैं वो जो कि इस श्रमिक वर्ग को इकट्ठा करते हैं, इनमें चेतना लाते हैं, संचार का जो कि प्रयोग होने लगा था, उससे जो कि विभिन्न जगह पर जो कि श्रमिकों इकट्ठा हो गए और जो पूंजीपति वर्ग है उसके खिलाफ जो कि क्रांति किया था। तो वही करे जो इसमें जो आपका किसान है उनको इकट्ठा करने का काम कौन करा है, जो आधुनिक शिक्षा प्राप्त एक मध्यम वर्ग का उद्भव हो गया था, उसने जो कि विभिन्न किसानों और शोषित वर्ग को इकट्ठा किया और उसने जो है कि भारतीय राष्ट्र स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व उसने किया और इनको इकट्ठा करके जो कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का वो मध्यम वर्ग ने नेतृत्व करते हुए भारत को आज़ाद दिलाने की कोशिश की थी। ठीक है, इस तरह से जो कि भारतीय राष्ट्रवाद का विकास संभव हुआ था। ठीक है, अब आगे देखो, देसाई द्वारा मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य से भारतीय समाज के अध्ययन का एक प्रमुख उदाहरण उनकी पुस्तक रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया में देखा जा सकता है। इसमें देसाई ने स्वतंत्रता के समय के भारतीय ग्रामीण समाज का मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य से विश्लेषण प्रस्तुत किया और भारत की कृषक व्यवस्था में निहित अंतर विरोधी एवं सामंती चरित्र को उजागर किया। ठीक है, स्वतंत्रता के समय जो कि भारतीय कृषि व्यवस्था में जो अंतर विरोध थे, जो सामंती चरित्र थे, उसको इन्होंने अपने जो स्टडी थी रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया उसमें जो कि बताया। वही बात देखो जो हम पहले रिपीट कर चुके हैं, यहीं पे रिपीट हो रहा है। इन्होंने बताया कि ब्रिटिश शासन से पूर्व गांव कृषि प्रधान एवं आत्मनिर्भर होता था, परंतु ब्रिटिश शासन के साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पूंजीवाद का संघात हुआ और ग्रामीण अर्थव्यवस्था राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय होती चली गई। सस्ते विदेशी और कुछ समय पश्चात स्वदेशी औद्योगिक बस्तियों के प्रवेश के कारण जो सस्ते विदेशी चीज़ें थे वो जो कि भारतीय गाँवों तक पहुँच गए और इससे जो कि ग्रामीण शिल्प उद्योग जो कि नष्ट हो गए, क्योंकि वो सामान सस्ते और टिकाऊ मिलते थे और जो शिल्प उद्योग थे वो सामान जो कि हाथ से बंधे तो महंगे होते थे, तो इससे जो कि शिल्प उद्योग जो कि नष्ट हो गया ग्रामीण का। ठीक है, फलतः जो आत्मनिर्भर जो अर्थव्यवस्था जो था ग्रामीण कृषि तथा ग्रामीण शिल्प उद्योग के संतुलन पर जो आधारित था, जो आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था था भारत का, जो कि किस पर आधारित था, ग्रामीण कृषि और ग्रामीण शिल्प उद्योग पर, वो जो कि छिन्न भिन्न हो गया इससे और दरिद्र तथा सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़े हुए ग्राम के वर्तमान स्वरूप का उद्भव हुआ, जिसमें सुनिश्चित संरचनात्मक स्वरूप तथा स्थिरता का अभाव था। देसाई कहते हैं कि अंग्रेजों की नीतियों ने ग्रामीण कृषि संबंधों में एक नए बिचौलिए शोषक भूस्वामी वर्ग के उद्भव को संभव बनाया। ठीक है, फिर से ये हो गया। चलो अभी देखते आगे। इसके आगे ये कहते हैं देसाई जी, इससे देखो क्या बता रहे हैं, जो बिचौलिया वर्ग कहा था इससे जो कि ग्रामीण समाज में जो असमानता और देखो क्या क्या आ गया था ग्रामीण समाज में, बिचौलिए वर्ग से ग्रामीण समाज में असमानता, शोषण, गरीबी, ऋणग्रस्तता, बंधुआ मजदूरी जैसी समस्याओं का उत्पन्न हो गया था। ठीक है, फिर आगे देखो देसाई जो कि अपनी और स्टडी करते हैं, जिससे एक मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में एक और उदाहरण उनका है
इंडियन पाथ ऑफ डेवलपमेंट। इसमें देसाई जी बताते हैं कि भारतीय समाज के विकास के पूंजीवादी मॉडल और उसके सामाजिक आर्थिक परिणामों पर प्रकाश डाला। इसमें निहित अंतर विरोधों और विसंगतियों को इन्होंने उजागर करने की कोशिश की। मतलब जो भारतीय समाज पर जो कि पूंजीवादी मॉडल है उसमें उससे क्या कमियां रही, उससे क्या जो कि विसंगतियाँ और विरोध उत्पन्न हुए, उसको जो कि इन्होंने दर्शाया किसमें, अपनी स्टडी इंडियन पाथ ऑफ डेवलपमेंट में। ठीक है, आगे देखो देसाई की एक और स्टडी है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। कुछ अगर भारतीय एग्रीकल्चर पे कोई क्वेश्चन आता है सोशियोलॉजी में तो आप यहाँ पे देसाई कोट कर सकते हैं। देसाई की ये स्टडी, देसाई जी जो कि एग्रियन स्ट्रगल इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस में मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया, और जिसमें स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत की कृषि सामाजिक संरचना में होने वाले बदलाव, अंतर विरोध के एवं परिणाम स्वरूप क्या हुआ, इसके परिणाम स्वरूप कृषक असंतोष एवं कृषक संघर्ष को जो कि विवेचित करता है। इनकी जो स्टडी है इसमें जो कि स्वतंत्रता के बाद जो भारतीय सामाजिक संरचना में परिवर्तन हुए, जो नीतियों में परिवर्तन हुआ, उससे जो कि कृषक असंतोष और कृषक संघर्ष जो कि दिखाई देता है। ठीक है, अब इनकी आलोचना की जाती है। इनकी आलोचना वही है जैसे कार्ल मार्क्स की आलोचना की जाती है, उनके आप कह लो जो मार्क्सवादी सिद्धांत की आलोचना की जाती है वही आलोचना आप यहाँ पे लिख सकते हो। फिर भी इनकी जो स्टडी है उस आधार पर इनकी आलोचना को देखें तो इनकी आलोचना में कहा जाता है जो भारतीय राष्ट्रवाद के उद्भव की बात की जाती है ना, वो देसाई जी वो जो कि सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के विश्लेषण की इनकी प्रमुख कमी यही थी कि उद्भव की व्याख्या केवल आर्थिक आधार पर करते हैं। जो भारतीय राष्ट्रवाद है उसके उद्भव की व्याख्या केवल आर्थिक आधार पर करते हैं, और जो अन्य आधार थे जो धीरे धीरे जो कि शामिल हुए थे उसको जो कि ये जो कि इग्नोर कर देते एक तरह से। ठीक है, इनका देखो अगला जो आलोचना होता है ये जो कि औद्योगिक अर्थव्यवस्था में निहित अंतर विरोधों विश्लेषण को अधिक महत्व देते हैं, जबकि इसके सकारात्मक पक्षों की उपेक्षा करते हैं। जैसे औद्योगिक अर्थव्यवस्था जो है तो ये बताते हैं इससे सिर्फ क्या हुआ, इससे सिर्फ यही हुआ कि इसमें जो कि शोषण और शोषित वर्ग आ गया समाज में, और जो कि श्रमिक वर्ग था उसको जो कि उसका जो कि शोषण होने लगा। जबकि इसका एक सकारात्मक पक्ष है, इसकी इन्होंने उपेक्षा कर दी। कौन सा सकारात्मक पक्ष है? देखो औद्योगिक अर्थव्यवस्था है तो मध्यम वर्ग का उदय भी हुआ था। अब यही मध्यम वर्ग था जो इन शोषित वर्गों को इकट्ठा किया और जो कि देश में जो कि स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया, और जो कि देश में जो कि राष्ट्रवाद के उद्भव का और देश को स्वतंत्र कराने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो इसका जो सकारात्मक ये पक्ष है उसकी ये बात नहीं करते हैं। आगे देखो यहाँ पे हमने वही चीज़ बात था हमने पढ़ लिया है। आगे देखो क्या होता है रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया जो देसाई की पुस्तक है इसमें भारतीय ग्रामीण समाज एवं उसमें होने वाले परिवर्तनों की व्याख्या भी आर्थिक निर्धारणवाद की कमी से ग्रसित है। इसमें भी जो भारतीय समाज गांव में परिवर्तन हो रहा है उसके लिए भी ये जो कि अर्थव्यवस्था को ही मानते हैं, ये भी एक सही नहीं है बिल्कुल। ये भी मतलब और भी सारे तत्व थे, जैसे देखो डेमोक्रेसी है। ठीक है, इसके कारण भी भारतीय गाँव में काफ़ी जो कि बदलाव है, जैसे पंचायती व्यवस्था आ गई। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें जो कि चेंजेस हुई पर उसकी ये बात नहीं करते हैं। आगे देखो वही चीज़ रिपीट कर रहा है कि भारत जो कि अंग्रेजों से पहले एक प्रबल कृषि प्रधान देश था, फिर अंग्रेज आए तो फिर छिन्न भिन्न अर्थव्यवस्था हो गया, कुछ इस तरह की बातें करता है। फिर देखो देसाई की आलोचना में जो कि श्रीनिवास भी वही कहते हैं, मार्क्सवादियों की तरह देसाई भी जो कि भारत में होने वाले सामाजिक परिवर्तनों के विभिन्न पक्षों को आर्थिक व्यवस्था में ही होने वाले बदलाव, इसमें अंतर्निहित विरोधों को आधार मानते हैं। जबकि इनके अनुसार जो कि पूरे ब्रिटिश शासन काल में पूरी अर्थव्यवस्था में परिवर्तन एवं उनमें निहित अंतर विरोधों और ग्रामीण सामाजिक संरचना में होने वाले बदलावों का विश्लेषण व्याख्या वो इसी तथ्य की पुष्टि करता है। ठीक है, मतलब वही बात है घुमा फिरा कर यही सब लोग करें कि अर्थव्यवस्था भी बल दे रहे हैं और जो सामाजिक अंग है सामाजिक पक्ष है उसकी जो कि अवहेलना करें उल्लंघन कर रहे हैं, एक तरह से करें उनको नहीं देख रहे हैं। ठीक है, मतलब जो समाज में जो प्रकारकारी पक्ष है, योगेंद्र सिंह कहते हैं जो इसका प्रकारकारी पक्ष है, जो भी और चीज़ें हो रही हैं उसकी जो कि ये अवहेलना कर दे रहे हैं, उपेक्षा कर दे रहे हैं। ठीक है, कुछ इस तरह की बातें थी। फिर वही यहाँ पे कंक्लूजन का कुछ आता है रूप, जैसे देखो देसाई ये इनका जो स्टडी क्यों इंपॉर्टेंट है ये आप कंक्लूजन में ऐसे इस तरह से बता सकते हो। देसाई के समय एक तरफ भारतीय समाज के अध्ययन में क्षेत्र कार्य का महत्व बढ़ रहा था और वर्तमान भारतीय समाज के विश्लेषण में भारतीय विद्याशास्त्रीय स्रोतों को अस्वीकार किया जा रहा था। तो दूसरी तरफ आप देखो संरचनात्मक प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य से भारतीय समाज का प्रकारकारी विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता था और भारतीय समाज में निहित तनाव, संघर्ष एवं नकारात्मक पहलुओं को यथोचित स्थान नहीं मिल रहा था। ऐसे समय में जो देसाई द्वारा भारतीय समाज को अपने अध्ययन में ऐतिहासिक भौतिकवाद एवं द्वंद्ववाद पद्धति के प्रयोग के द्वारा ही इन कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया था, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था में निहित अंतर्विरोधों को उजागर इन्होंने किया था। तो कुछ इस तरह की इनकी जो कि स्टडी रही है।
आगे देखो बस यहीं पे ये जो चैप्टर आपका समाप्त होता है और कुछ खास है नहीं। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो आज हमारा जो कि चैप्टर 1 खत्म होता है। कल हम जो कि इसी IAS PCS की जो अपनी तैयारी करें सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए, इसी चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर को जो कि आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, अब हम पहुँचेंगे चैप्टर नंबर 2 में। तो जो भी दोस्त जो कि चैनल पर नए हैं वो चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके आप हमारा साथ देते रहिए, सहयोग करते रहिए यार। आप ही के भाई लोग का आप ही के भाई का चैनल है यार, इसको सपोर्ट करते रहो। चलते मिलते कल एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।